Hello everyone and welcome back to Study IQ Aram. I am Sukriti. We are doing class 8th history. 2 चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं. आज हमें चैप्टर 3 से स्टार्ट करना था जिसका नाम है रूलिंग द कंट्री साइड. सो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में हमने देखा कि कैसे ब्रिटिश इंडिया में आए एज ट्रेडर्स और कैसे धीरे धीरे वो अपना कब्जा जमाने लग गए इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री, हर तरीके के हर मीन्स उन्होंने यूज किए टू कॉन्कर एंड टू हेजिमनाइज एंड टू डोमिनेट इन वेरियस रीजन्स ऑफ द कंट्री. तो बहुत सारे मेथड्स उन्होंने यूज किए जिसमें से एक मेथड था इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन. वो कैसे किया था? हमारे एग्रीकल्चर पे, हमारे क्रॉप्स पे कब्जा करके धीरे धीरे कैसे अपने सिस्टम ऑफ रेवेन्यू लेके आके. तो इस चैप्टर में बेसिकली हम ये पढ़ेंगे कि कैसे कंट्री साइड पे उन्होंने रूल किया. कंट्री साइड का मतलब होता है विलेजेस. Countryside is basically referred to as the remote areas or the village areas. Majority of population आज भी इंडिया की more than 60% population today also lives in villages. तो रियल इंडिया जो देख रहा है वो तो you go to villages. That's what महात्मा गांधी has said very aptly. Anyways, so they started with the countryside. उनको villages को कैसे रूल किया गया, कैसे इन्होंने अपनी हेजिमनी वहां पर जमाई by various means. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक पिक्चर है आपके सामने जिसमें कि 1765 जो बैटल ऑफ बक्सर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी, विच वॉज अंडर लॉर्ड क्लाइव. क्लाइव के अंडर क्लाइव लेड द फोर्सेस अगेंस्ट शाह आलम एंड बंगाल के गवर्नर. तो उसकी वजह से बंगाल के गवर्नर ने जो दीवानी के राइट्स थे वो सारे ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रांसफर कर दिए थे. सो पोस्ट 1765 द कंपनी बिकेम द दीवान. दीवान का मतलब था कि सारा जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का काम था वो सब ईस्ट इंडिया कंपनी में चला गया था. जितने भी रेवेन्यूज कलेक्शन होगा वो सारा ईस्ट इंडिया कंपनी कलेक्ट करेगी. सारे रेवेन्यू राइट्स जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी में चले गए थे. सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी हाउ द ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम ट्रेडर टू रूलर बाय रीशेपिंग इंडियाज एग्रीकल्चरल लैंडस्केप एंड रेवेन्यू सिस्टम. एग्रीकल्चर को कैसे ट्रांसफॉर्म किया? 2 चीजें मेजरली ट्रांसफॉर्म हुई थी. जैसे ही रेवेन्यू राइट्स जो हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी में गए तो 2 चीजें मेजरली ट्रांसफॉर्म हुई थी. One was agriculture and second was the revenue system. So एग्रीकल्चर में क्या चेंजेस आए थे और रेवेन्यू सिस्टम में क्या चेंजेस आए थे, इनसे पहले कैसे चलता था सिस्टम और इनके बाद कैसे चलता था. सो इन दिस चैप्टर वी विल सी हाउ द कंपनी came to colonize the countryside. Countryside means the villages, the remote areas, how they organized the revenue resources, how they redefined the rights of the people and produced the crops it wanted. सो बेसिकली इन्होंने रेवेन्यू सिस्टम में चेंजेस किए थे. 3 अलग अलग टाइप के रेवेन्यू सिस्टम ये लोग लेके आए थे. परमानेंट सेटलमेंट, रेतवाड़ी सिस्टम एंड महलवाड़ी सिस्टम. ये हम आगे जाके करेंगे अभी कि इन तीनों का मतलब क्या था. Then they redefined the rights of the people. Rights of the people से मतलब है if somebody was not able to pay the revenue जो उनको देना था, जो रोड्स को या विलेजेस को देना पड़ता था, अगर वो फेल कर जाते थे वो रेवेन्यू देने में, तो उनके राइट्स जो थे वो अपनी लैंड से इविक्ट कर दिए जाते थे. Then third is how what type of crops was to be produced. तो क्रॉपिंग पैटर्न में भी काफी मेजर चेंजेस आए थे. जो क्रॉप्स प्रॉफिटेबल थे फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ वो क्रॉप्स उगाए जाते थे. सो दीज वर द सर्टेन चेंजेस दैट वर इंट्रोड्यूस्ड जस्ट आफ्टर ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम द दीवान. सो द कंपनी बिकम्स द दीवान. तो अगस्त 12, 1765 को बैटल ऑफ बक्सर के खत्म होने के बाद ये सारे राइट्स जो हैं वो ट्रांसफर कर दिए थे टू द कंपनी. सो मुगल एम्परर अपॉइंटेड ईस्ट इंडिया कंपनी एज द Diwan of Bengal, making it the chief financial administrator of the territory. Bengal was the main seat of East India Company, जहां पर उन्होंने अपना सेटअप किया था, अपने हेडक्वार्टर्स लगाए थे और बंगाल में रह के कैसे पूरे कंट्री को रूल किया था इन्होंने. सो सबसे पहले बंगाल में ही लड़ाई हुई थी, प्लासी एज वेल एज बक्सर, विच गेव अ मेजर ब्लो टू इंडियन रूलर्स. जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल गया था टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. वहां पे रह के इन्होंने यूज किया था. दे यूज्ड द स्टिक ऑफ बंगाल टू रूल द एंटायर कंट्री. However, what were the new challenges that had appeared? So trading company now had to administer the land that they were supposed to administer, then organize the revenue resources and ensure profitable trading operations. चाहे बेशक इनको रूल करने के लिए हमने जगह दे दी थी, however it was primarily a trading company only. तो ट्रेड इनका प्राइम मोटिव था. लेकिन ट्रेड अब किन क्रॉप्स में करते थे और क्या
तरीके थे ट्रेड करने के वो पूरे चेंज हो गए थे बक्सर के बाद। बैटल ऑफ बक्सर से पहले क्या होता था, गोल्ड सिल्वर ब्रिटेन से आता था, बदले में जिन गुड्स की डिमांड थी वो गुड्स इंडिया से परचेज करते थे और अपने कंट्री में ले जाके बेच देते थे। लेकिन अब क्या हुआ, द मोमेंट दे गॉट द राइट्स ऑफ द रेवेन्यू राइट्स ऑफ द टेरिटरीज, तो वहां से रेवेन्यू कलेक्ट करके दे यूज टू फाइनेंस देयर ट्रेड, दे यूज टू कलेक्ट द रिसोर्सेज एंड देन दे यूज टू सेल इट इन द ब्रिटिश मार्केट और द यूरोपियन मार्केट विद वेरी हेफ्टी प्रॉफिट्स। सो दिस वॉज द डिफरेंस बिफोर बैटल ऑफ बक्सर एंड आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर। बहुत ही मेजर चेंज आया था। अब इनको अपने कंट्री से गोल्ड सिल्वर लाने की कोई जरूरत नहीं थी। जो रेवेन्यू कलेक्ट ये लोग हमसे करते थे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा या जितनी भी टेरिटरीज इनके अंदर आती थी, वहां से जो रेवेन्यू आता था उसी से ये अपनी ट्रेड फाइनेंस कर लेते थे। एंड इनफैक्ट दे यूज्ड टू लिव अ एक्स्ट्रावेगेंट लाइफ इंक्लूडिंग क्लाइव। क्लाइव का पर्सनल रेवेन्यू बहुत ही लैक्स ऑफ पाउंड्स में था, इतना ज्यादा करप्शन का लेवल हो चुका था। सो रॉबर्ट क्लाइव आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर एक्सेप्टेड द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। इन तीनों स्टेट्स के दीवानी राइट्स या रेवेन्यू राइट्स जो थे वो चले गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के पास फ्रॉम द मुगल एम्परर। नाउ इकोनॉमिक क्राइसिस। अब जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी के पास राइट्स आए, तो आप एक बात बताओ, दीज पीपल वर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट द प्लाइट्स ऑफ द पीपल, दे ओनली केयर्ड फॉर देयर ओन बेनिफिट, फॉर देयर इकोनॉमिक गेन्स। हमारे पास पैसा आना चाहिए चाहे वो कैसे भी आए। दे वर लीस्ट एम्पैथेटिक, दे वर लीस्ट कंपैशनेट अबाउट द सिचुएशन ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, अबाउट द सिचुएशन ऑफ द जमींदार्स, अबाउट द प्लाइट्स ऑफ द पेजेंट्स। इनको सिर्फ रेवेन्यू, मैक्सिमम रेवेन्यू कलेक्शन से मतलब था, चाहे वो कैसे भी आए, राइट। सो इकोनॉमिक क्राइसिस कैसे आया, ऐसी क्या पॉलिसीज ये लोग लेके आए एग्रीकल्चर में, रेवेन्यू सिस्टम में, कि लोग जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। पीपल डाइड ऑफ हंगर, ऑफ फेमीन, इम्पोवरिशमेंट आ गई थी, पॉवर्टी आ गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट तो थी ही। सो ऑल दिस सिचुएशन अरोज ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ राइट्स टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। सो रेवेन्यू डबल्ड। सबसे पहले इनका मेन एम क्या था, रेवेन्यू को 2x करना। जैसे ही रेवेन्यू राइट्स मिले, इनका एक ही एम था, टैक्स बढ़ा दो। रेवेन्यू इज अ सॉर्ट ऑफ टैक्स ओनली, राइट। तो इन्होंने क्या किया, टैक्स को बढ़ा दिया, रेवेन्यू को डबल कर दिया। अब रेवेन्यू डबल आएगा कहां से, पेजेंट से। दे वर लीस्ट बॉदर्ड कि प्रोडक्शन कितनी हो रही है, बस रेवेन्यू डबल होना चाहिए। जो कैश आ रहा है, कैश फ्लो जो हो रहा है वो दुगना होना चाहिए। सो विद इन 5 years द कंपनीज रेवेन्यू इनकम डबल। सिर्फ 5 साल में ही इनका जो इनकम था वो 2x हो गया था, बट एट डेवास्टेटिंग कॉस्ट टू द लोकल इकोनॉमी। लोकल इकोनॉमी से मतलब है कि जो लोग पे करते थे, जो पेजेंट्स थे, जो स्मॉल जमींदार, बिग जमींदार थे, उन पे आएगा ना बर्डन, तो दे ओनली हैव टू पे द टैक्सेस और द रेवेन्यू। सेकेंड प्रॉब्लम क्या थी, आर्टिसंस के साथ। अभी तक क्या हो रहा था, मुगल कोर्ट्स जो थे उसके अंदर आर्टिसंस जो थे वो उनको पेट्रोनेज मिलती थी, रॉयल पेट्रोनेज मिलती थी। सिंगर्स थे, डांसर्स थे, पोएट्स थे, वो कोर्ट में रहते थे। दे यूज्ड टू रिसीव गिफ्ट्स फ्रॉम द किंग एंड इन रिटर्न दे यूज्ड टू प्रोवाइड देयर सर्विसेज। ऑल्सो मार्केट्स होती थी, उसमें बहुत ही फाइन हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनाए जाते थे विद द बेस्ट ऑफ क्लोथ्स लाइक सिल्क, कॉटन, इन सब चीजों के, और हैंडमेड काम होता था जो कि बहुत ही रिफाइंड और पॉलिश्ड होता था। नाउ दे वांटेड चीप प्रोडक्ट्स। इनको क्या करना था, दे वांटेड अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स चाहिए थे, बट एट डर्ट चीप प्राइसेस। तो बर्डन किस पे आएगा, जो उन क्रॉप्स, जो उन चीजों को, उन क्लोथ्स को, उन प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रहा है, राइट। तो उन पे बर्डन आने लगा। They were forced to sell their goods at lower prices. मार्केट प्राइस अगर आपसे पहले 100 रुपए था, they forced them to sell them to 50 rupees. सो आर्टिसंस, इन्होंने क्या किया, एक टाइम तक ये लोग सहेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, दे लेफ्ट द विलेजेस। इन्होंने अपने प्रोफेशंस ही छोड़ दिए। दिस वाज वन ऑफ द मेजर रीजन कि इंडिया की जो नक्काशी थी, कारीगरी थी, जो हमारा हैंडमेड काम था, वो क्यों छूट गया। वो इन्हीं रीजन की वजह से छूटा कि रॉयल पेट्रोनेज तो खत्म हो चुकी थी, ये लोग बिल्कुल पे नहीं करते थे। सो दे वर लेफ्ट टू बेगरी, राइट, और दे went back to their villages and again carried on with the production process। या तो किसी और की लैंड पे काम करने लगे थे या खुद के क्रॉप उगाने लगे थे छोटी मोटी लैंड के पीसेस पे। सो दे डेजर्टेड द विलेजेस कॉजिंग प्रोडक्शन डिक्लाइन। तो जो प्रोडक्ट्स थे उनकी प्रोडक्शन जो थी वो डिक्लाइन कर गई थी। नाउ व्हाट हैड हैपेंड, 5 साल के बाद ही फेमीन आ गया था, द डेवास्टेटिंग बंगाल फेमाइन। मिलियंस ऑफ पीपल पेरिश जस्ट लाइक दैट। बहुत सारे लोग जो है वो मर गए थे बंगाल फेमाइन में। एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी और द ब्रिटिश, दे वर लीस्ट बॉदर्ड। उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा। एक साइड पे तो ब्रिटिश की साइड पे जहां पर ब्रिटिश सोल्जर्स थे वहां पे देयर वाज सरप्लस अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स। ऑन द अदर हैंड बंगाल के अंदर कॉमन लोग जो थे वो दे वर डाइंग ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ फूड। सो दिस वाज द सिचुएशन। सो टेरिबल फेमाइन किल्ड अराउंड 10 million people
वेरिन 1/3 जो थी बंगाल की पॉपुलेशन वो वाइप्ड आउट हो गई थी। कितना ज्यादा टेरिबल फेमाइन था, यू कैन वेरी वेल इमेजिन। नाउ व्हाट हैपेंड, देयर वर सर्टेन ब्रिटिशर्स व्हिच थॉट के वी नीड टू चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न, हमें क्रॉपिंग पैटर्न और रेवेन्यू कलेक्शन के मेथड्स को चेंज करना चाहिए। सो दे केम अप विद डिफरेंट एग्रीकल्चरल पैटर्न्स। 3 एग्रीकल्चरल पैटर्न्स के साथ ही है, जिसमें से कि सबसे पहले जो था वो था परमानेंट सेटलमेंट 1793 में। दिस वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ दिस मैन विच इज कॉर्नवालिस, राइट। कॉर्नवालिस ने ये मेथड स्टार्ट किया, परमानेंट सेटलमेंट। इसको स्थायी बंदोबस्त भी बोलते थे या फिर इष्टवाड़ी सिस्टम, स्थायी बंदोबस्त। इसमें क्या होता था, फॉर एग्जाम्पल 1/11 पार्ट जो था ऑफ द रेवेन्यू कलेक्शन वॉज लेफ्ट फॉर द जमींदार, के इतना पार्ट आप रखो, और 10/11 पार्ट जो होगा इट विल गो टू द ब्रिटिश। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपका 100 रुपीज रेवेन्यू है, तो इसका 1/11 पार्ट जो होगा वो जमींदार रखेगा, एंड 10/11 मेजर पार्ट विल गो टू द ब्रिटिश। और ये सिस्टम जो था वो मेजरली बंगाल, बिहार एंड ओडिशा में लेके आए थे, परमानेंट सेटलमेंट। इसमें ब्रिटिश ने सोचा कि क्योंकि जमींदार का भी एक हिस्सा जो है वो उसको मिल रहा है, तो ही माइट इन्वेस्ट इन द एग्रीकल्चर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड विच विल अल्टीमेटली इंक्रीज द रेवेन्यू कलेक्शन। हाउएवर द जमींदार दे वर लीस्ट बॉदर्ड, इन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की इनपुट्स पे या प्रोडक्शन प्रोसेस पे, एंड द प्रोडक्शन रिमेन्ड स्टैग्नेंट फॉर लाइक गुड 10, 20, 50 years. In fact, the zamindars they didn't even bother to visit the villages. इसी को बोलते थे एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म। जिनकी लैंड थी, जो जमींदार थे, वो जाते भी नहीं थे, विच क्रिएटेड अ लॉट ऑफ जमींदार। एक जमींदार के नीचे दूसरा जमींदार, फिर तीसरा, फिर चौथा, बहुत सारी साइकिल्स बन गई थी ये। सो इट प्रूव टू बी अ बिग बिग फेलियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉग्निशन ऑफ जमींदार हुआ इसमें, इसके फीचर्स देखे तो। देन राजाज एंड तालुकदार्स दे रिकॉग्नाइज्ड एज जमींदार्स टू कलेक्ट द रेंट फ्रॉम द पेजेंट्स। रेवेन्यू वाज फिक्स्ड, रेवेन्यू अमाउंट फिक्स्ड परमानेंटली, नेवर टू बी इंक्रीज्ड इन फ्यूचर, कि इतना ही रहेगा। सो इसीलिए ब्रिटिश थॉट कि द जमींदार्स टू इंक्रीज द रेवेन्यू दे माइट इन्वेस्ट इन द इनपुट्स, however they did not invest. So investment incentive expected to encourage zamindars to invest in land improvement for higher profit, but they did not invest. Therefore the production remained same and stagnant, जिससे कि अल्टीमेटली किसको नुकसान हुआ, पेजेंट्स को, बिकॉज उन पे प्रेशर आता था कि उनको इतना अमाउंट पे करना ही करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्वालिटी ऑफ लैंड, जो टाइम के साथ डिटेरियोरेट होती रहती थी। दिस वाज द सिस्टम ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। So these were the problems that I already told you. System failure क्यों हुआ? The zamindars didn't invest in the land improvement. Revenue demands were too high for the peasant. Many lost zamindaaris. Zamindaaris evict हो जाती थी. They were get rid of their lands. अगर वो उतना पे नहीं कर पा रहे हैं तो। Company could not increase फिक्स्ड रेवेन्यू डिस्पाइट ऑफ द राइजिंग प्राइसेस। कल्टिवेटर्स क्या हुआ, इन्होंने दे फेस्ड हाई रेंट्स एंड इनसिक्योर लैंड राइट्स। इनसिक्योर कैसे, कि अगर आप उतना फिक्स सम ऑफ रेवेन्यू नहीं दे पा रहे हो तो आपको आपकी लैंड खाली करनी पड़ेगी। दिस वाज द सिनेरियो विद परमानेंट सेटलमेंट। देन अदर मेथड्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वर डिवाइज्ड apart from permanent settlement. They were Rayotwari system and Mehelwari system. So Rayotwari system, it was devised by Thomas Munro, who was the governor of Bengal at that time. ये basically मद्रास में और बॉम्बे में, this type of system was devised in Madras and Bombay and in South India. सबसे ज्यादा around 50% of India's land पे ये टाइप का रेवेन्यू सिस्टम लेके आए थे ये। दिस टाइप ऑफ रेवेन्यू सिस्टम वाज प्रैक्टिस्ड। इसमें क्या किया जाता था, डायरेक्ट सेटलमेंट होती थी विद द रेयोत। रेयोत कौन होता था, जो कल्टीवेटर था या जो पेजेंट था, उसके साथ डायरेक्ट सेटलमेंट होती थी। डिटेल्ड फिक्स्ड सर्वे इन साउथ इंडिया। इसमें क्या होता था, अलेक्जेंडर रीड वाज आल्सो इन्वॉल्वड इन, ही वॉज ऑल्सो द ब्रेन चाइल्ड बिहाइंड रोहतवारी सिस्टम। बेसिकली इसमें क्या होता था, इसमें होता था कि रेवेन्यू जो होता था वो लास्ट 10, 20, 30 ईयर्स के एवरेज को कंसिडर करके फिक्स किया जाता था। तो इसको आप साइंटिफिक मेथड भी बोल सकते हो, साइंटिफिक मेथड ऑफ रिकार्डो, साइंटिफिक मेथड ऑफ रिकार्डो। इसीलिए ये सबसे ज्यादा लैंड पे प्रैक्टिस किया जाता था। हाउएवर इसके साथ भी देयर वर एसोसिएटेड चैलेंजेस, लाइक सिंस द रेवेन्यू वाज फिक्स्ड, तो इनकम कितनी भी आ रही हो, द पेजेंट वाज फोर्स्ड टू पे अ सर्टेन सम ऑफ रेवेन्यू। अगर वो नहीं पे
कर पा रहा है तो फिर उसको उसकी लैंड से एविक्ट कर दिया जाता था. सो दिस वाज द challenge basically. Then the third type of revenue system was the महलवारी. महलवारी system आया है basically महल वर्ड से, जिसका मतलब होता है विलेज. इसमें क्या करते थे, जो सेटलमेंट होती थी, इट वॉज डन विद द विलेजेस ओनली. सेटलमेंट वॉज डन विद द villages. Holt Mackenzie was the person responsible for this, and Bentinck also along with him. Then it was a village based revenue collection system. Periodic revision होती थी इसके अंदर. Village headman को जो है अपॉइंट किया जाता था कि आप रेवेन्यू कलेक्ट करोगे एंड यू विल गिव इट टू द ईस्ट इंडिया कंपनी. सो दिस वाज द सिनेरियो. ये 3 रेवेन्यू सिस्टम के वो थे. अराउंड 30% ऑफ द लैंड पे महलवाड़ी सिस्टम प्रैक्टिस किया जाता था. 19% अराउंड जो था उस पे परमानेंट सेटलमेंट था. अराउंड 50% पे ये था एंड 30% पे महलवाड़ी था. नाउ क्रॉप्स फॉर यूरोप. यूरोप में किन क्रॉप्स की डिमांड थी? सिर्फ वो क्रॉप्स उगाए जाते थे इंडिया में जो कि अलग अलग पार्ट्स पे उगते थे, बिकॉज इंडिया का वेदर जो है वो वेदर और क्लाइमेट जो है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग पाया जाता है. दैट इज व्हाई देयर आर वेरिएशन इन द क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपियम एंड इंडिगो. लेट 18th सेंचुरी की बात करें, सो ब्रिटिश ट्राइड टू एक्सपैंड द ओपियम प्रोडक्शन एंड इंडिगो कल्टीवेशन विच वाज इन ग्रेट डिमांड इन द यूरोपियन मार्केट. तो बंगाल वाला जो रीजन था वहां पे ओपियम और इंडिगो अच्छे खासे क्वांटिटी में उगाया गया. देन इट कम्स टू जूट एंड टी. टी प्लांटेशन, आसाम इज फेमस फॉर टी प्लांटेशन एंड जूट बंगाल में उगाई जाती थी. ये किस लिए? जूट इसलिए कि इंडस्ट्री को सपोर्ट करना था, एज एन इंडस्ट्रियल इनपुट काम करता था जूट, एंड टी की तो डिमांड थी. देन इट कम्स टू कॉटन एंड व्हीट. कॉटन कहाँ उगाया जाता था? महाराष्ट्र में, जो डेक्कन प्लेट्यू है जिसकी ब्लैक सॉइल है, इट इज वेरी फेमस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन सिंस एजेस. एंड पंजाब के अंदर, पंजाब व्हीट के लिए भी और कॉटन के लिए भी, दोनों के लिए फेमस है, अलॉन्ग विद शुगर केन. तो ये सारे क्रॉप्स इन वेरियस रीजन्स में उगाए जाते थे. ब्रिटिश रियलाइज दैट कंट्री साइड कुड ग्रो क्रॉप्स दैट यूरोप नीडेड, सो they used various methods to expand the cultivation. सिर्फ cultivation expand करने से इनको मतलब था. They were not concerned about the needs, about the basic crops that were to be produced, especially the food crops that the population required. We can't eat cotton, we can't eat indigo, we can't eat opium. We need food crops, basic food crops to eat, which was not the concern of the British. So this is कलमकारी प्रिंट, कलमकारी वर्क. इन दोनों डाइज में इंडिगो इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट. इंडिगो इज बेसिकली द ब्लू डाई, और द इंडिगो ब्लू डाई को बोलते हैं. देन बोथ प्रिंट्स दे यूज इंडिगो. सो बाय 1810 95% जो ब्रिटेन का इंडिगो था वो इंडिया से आता था, जबकि 1788 में इट वॉज जस्ट 30%. सो यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि कितना ज्यादा प्रोडक्शन इंडिगो का इन्होंने एक्सपैंड कर दिया था, इंक्रीज कर दिया था. देन इंडिगो कल्टीवेशन सिस्टम. देयर वर 2 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स. वन वाज निज सिस्टम. इसमें क्या होता था? द प्लांटर्स कंट्रोल्ड द लैंड डायरेक्टली. जो प्लांटर्स हैं वो डायरेक्टली लैंड को कंट्रोल करते थे, जिसमें कि इनपुट्स जो था वो सारे उस प्लांटर के ही लगते थे. सो दे, और जो लेबरर्स आते थे, दे यूज्ड टू हायर द लेबरर्स. इट वॉज लिमिटेड ऑन द 25% ऑफ द लैंड ओनली. 25% जो लैंड थे सिर्फ उसी पे ये टाइप का सिस्टम जो है वो काम करता था. देयर वर सर्टेन चैलेंजेस. क्या कंस्ट्रेंट्स होते थे? कंस्ट्रेंट्स ये थे कि यू नीड अ लॉट ऑफ इनपुट्स लाइक प्लो. इंडिगो कल्टीवेशन के अंदर आपको प्रोडक्शन प्रोसेस बढ़ाने के लिए यू नीड सर्टेन इनपुट्स. अगर आपकी 1000 बीघा लैंड है तो आपको यू नीड 2000 प्लोज, विच द प्लांटर्स दे वर रिलक्टेंट टू स्पेंड. वो लोग इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते थे. therefore it was limited to only 25% of the land. then the second type of system was रेवती सिस्टम. इसमें क्या होता था? कॉन्ट्रैक्ट किया जाता था विद डायरेक्टली विद द रेवत. रेवत का मतलब होता है पेजेंट और द कल्टीवेटर. इसमें क्या किया जाता था? रेवत्स को एडवांस दिया जाता था. फॉर एग्जाम्पल, अगर 1000 रुपए उसका बनता है किसी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, तो उसको 25% एडवांस दिया जाता था. देन देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी, बिटवीन द ब्रिटिश एंड द पेजेंट, जिसमें कि पीजेंट जो था वो मजबूर हो जाता था अगर उसने एडवांस ले लिया तो, कि उसको उतनी लैंड पे इंडिगो ही उगाना पड़ेगा. इवेंचुअली दे गॉट, और इनिशियली पीजेंट्स गॉट हैप्पी कि हमें एडवांस पेमेंट मिल रही है, लेकिन जैसे उनकी प्रोडक्शन होती तो उन्हें पता लगा कि ये तो प्रॉफिटेबल काम है ही नहीं. ऑल्सो इंडिगो बार बार उगाने से लैंड जो है वो इनफर्टाइल हो जाती है, विच इज नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ फूड क्रॉप्स. तो ये ग्रेजुअली समझ में आया. दैट इज वाई दे रिबेल्ड.
ये सब फोर्सिबली करवाया जब पीजेंट से, तो विच इसका रिजल्ट क्या हुआ कि पीजेंट्स को रिबेलियन करना पड़ा. दे रिबेल्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, स्पेशली इन द बंगाल, जिसको इंडिगो रिबेलियन भी बोलते हैं. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू रिबेलियन. 1859 में ये हुआ था. थाउजेंड्स ऑफ रोड्स दे रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो, कि हम नहीं उगाएंगे. दे अटैक द फैक्ट्रीज विद ट्रेडिशनल वेपन्स, क्योंकि वही थे उनके पास. देन रिबेलियन जो था वो अदर पार्ट्स में भी स्प्रेड हुआ. जमींदार्स एंड विलेज हेडमैन्स इवन दे सपोर्टेड द पेजेंट्स. गवर्नमेंट फियर्ड के अगर 1857 स्टाइल वाला रिबेलियन दोबारा हो गया तो हम क्या करेंगे. सो दे हैड टू विड्रॉ सर्टेन हरक्यूलियन मेजर्स, जिसमें कि इन्होंने मना किया, ओके ठीक है हम कुछ ही पार्ट पे इंडिगो उगाएंगे. एंड द प्लांटर्स दे शिफ्टेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री लाइक बिहार, जो कि आगे जाके हम पढ़ेंगे. चंपारण सत्याग्रह भी हुआ था विच गांधी जी सपोर्टेड. तो चंपारण सत्याग्रह भी इसीलिए हुआ था क्योंकि वहां पे भी फोर्सिबली इंडिगो उगाया जा रहा था बिहार के प्लांटर्स से. सो बेसिकली इसका रिजल्ट क्या निकला, इसका ये रिजल्ट निकला कि बंगाल से इंडिगो प्रोडक्शन जो थी वो शिफ्ट कर दी इन्होंने बिहार में, ताकि बंगाल जो है वो साइलेंट हो जाए. तो ये इंडिगो रिबेलियन जो था ये काफी बड़ा एक लैंडमार्क रिबेलियन था. एंड देयर आर वेरियस बुक्स आल्सो दैट वर रिटन अबाउट दिस वेरी इंसिडेंट, लाइक योर Vishnu Vishwas or Digambar Vishwas. These were the leaders of this rebellion. And Neel Darpan was the book written by Deenbandhu Mitra, which was related to this only. So Indigo Commission बना. Even INC ने भी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी सपोर्ट किया था. जो मेजर लीडर्स थे उस टाइम पर, they also supported this rebellion, and that is why the government उसको प्रेशर मिला and it had to withdraw certain provisions, especially the growth of indigo. So इन्होंने क्या किया, इंडिगो कमीशन बनाया. They found planters guilty, declared indigo as unprofitable trade for roads, and production collapsed in Bengal. However, the legacy of this rebellion still continues. Planters shifted to Bihar. Gandhiji's 1917 Champaran Satyagrah is related to indigo cultivation only. Opium and indigo. So there was this Roth who said, I would rather beg than sow indigo. हाजी मुल्ला ने बोला था अबाउट इंडिगो कल्टीवेशन इन 1860. सो दिस वाज आवर चैप्टर. इसमें बेसिकली हमने क्या पढ़ा कि व्हाट वर द वेरियस मेथड्स, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स कौन से उगाए, कैसे दे वर बॉदर्ड ओनली अबाउट द प्रोडक्शन प्रोसेस, इनको सिर्फ प्रॉफिट चाहिए था ब्रिटिश को, चाहे वो कैसे भी किसी भी मेथड से आए. क्या क्या हमारे वेरियस रेवेन्यू मेथड्स थे, क्या क्या कलेक्शन मेथड्स थे, कैसे इंडियंस पे इम्पैक्ट आया, आर्टिजन्स पे, पेजेंट्स पे, कल्टीवेटर्स पे, जमींदार्स पे. तो ये हमने किया. हाउ डिड ब्रिटिश रूल द कंट्री साइड. दिस वाज द चैप्टर. इफ यू हैव एनी डाउट्स आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हो, आप यहाँ पर कॉमेंट कर सकते हो. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक द वीडियो.